हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एनिमल ब्रीडिंग के बारे में बताया था कि एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है, उसे क्यों किया जाता है और कौन कौन से मेथड्स हैं, जिसमें हमने इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था। इसी तरह से हम प्लांट ब्रीडिंग करके भी जो प्लांट्स हैं उनकी बहुत अच्छी वैरायटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइब्रिड वैरायटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो, जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा हो, या फिर आप कह सकते हो उनमें और भी कई सारी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ जो है एनहांस हम कर सकते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज in order to create desired plant types that are better suited for cultivation, give better yields and disease resistant। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इसको एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कह सकते हो कि प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है प्लांट स्पीशीज को अपने पर्पस के लिए मैनिपुलेट करना, चेंज करना, ताकि हम अपनी मनपसंद के प्लांट्स क्रिएट कर सकें जो कल्टीवेट करने में भी अच्छे हों, यानी कि उगाने में भी अच्छे हों, जिनसे हमें अच्छी यील्ड भी मिले और जो डिजीज रेजिस्टेंट भी हों। जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मतलब जो हम काफ़ी सालों से प्लांट ब्रीडिंग करते आ रहे हैं, वो काफ़ी सालों से हम कर रहे हैं, मतलब जब से हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई है, जब से आप ये कह सकते हो कि इंसान को फसलों के बारे में, भोजन के बारे में पता लगा है, तब से वो कन्वेंशनल मेथड को ही यूज़ कर रहा था कि बीज लिया, उसे मिट्टी में डाला, उसे बो दिया, उसको पानी दिया, ग्रो कर लिया। तो मतलब काफ़ी सारी इस तरह से वो मतलब ग्रो करता आ रहा है। 9000 से 11000 तक मेथड वो उसने यही यूज़ किया है। बट आजकल हमने ये देखा है कि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी न्यूट्रिशन के लिए डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पर हमारा सिर्फ ये मेथड सक्सेसफुल नहीं रह जाता। हमारी बहुत सारी अभी भी फूड क्रॉप्स हैं जिन्हें हमने उनकी डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज़, यानी कि जो डोमेस्टिक वैरायटीज़ जो पहले से अवेलेबल थी उन्हीं से ही क्रिएट किया है। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता था, जो पुराने मेथड थे प्लांट ब्रीडिंग के, उसमें हम प्योर लाइन्स लेते थे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, प्योर लाइन्स का मतलब होता है जिसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। मिलावट इन द सेंस जो बिल्कुल होमोजाइगस होगा, जो आपका मतलब एग्जैक्ट जैसा पौधा आपको नेचर से मिला है, आप उसी पौधे को लोगे और उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे और उसके बाद आप आर्टिफिशियली सिलेक्ट करोगे कि वो कौन से प्लांट हैं जिनमें आपके मनपसंद के ट्रेट्स आए हैं, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके आप उन प्लांट्स को प्रोड्यूस करोगे जिनकी यील्ड भी अच्छी होगी, न्यूट्रिशन भी अच्छा होगा और जो डिजीज रेजिस्टेंट भी होंगे। तो जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर के अंदर जिस तरीके से एडवांसमेंट हुई है, तो अब हमने प्लांट ब्रीडिंग में भी धीरे धीरे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या आप कह सकते हो जीन लेवल पर हमने इम्प्रूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो एक ब्रीडर अपने पौधे में लाना चाहता है, तो वो सबसे पहले मतलब सपोज करो आपका एक बहुत बड़ा खेत है, आप उसके अंदर फसलें ग्रो करते हो, तो आपका सबसे पहला मकसद क्या रहेगा? आपका सबसे पहला मकसद ये रहेगा कि आपकी जो क्रॉप की यील्ड है वो बहुत अच्छी हो और उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी हो। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं, मतलब जो चीज़ें हमारी प्रकृति में अपने आप होती रहती हैं, जैसे सलाइनिटी, कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी के अंदर अपने आप नमक की मात्रा बढ़ जाती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, जैसे गर्मी है, सर्दी है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ड्रॉट, कभी ऐसा हो कि बारिश नहीं आई, बिल्कुल सूखा पड़ गया है, तो इस तरह की चीज़ों को भी वो टॉलरेट कर सके। इसके अलावा जो पैथोजन है, जो डिजीज़ करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, वो उनका भी सामना कर सके, उनको भी रेजिस्ट कर सके। इसके अलावा जो पेस्ट है, जैसे चूहे हैं जिनकी वजह से हमारी फसलें खराब हो रही है, वो उनको भी टॉलरेट कर सके। मतलब ये वो सारी क्वालिटी हैं जो एक किसान चाहता है कि उसकी फसलों में होनी चाहिए। तो इन सारी क्वालिटीज़ को अब हम जेनेटिक्स के द्वारा प्लांट्स में नेचुरली इनकलकेट कर सकते हैं। अब प्लांट ब्रीडिंग का जो प्रोग्राम है, हमें उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से करना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि जब आपका मन करे आप कुछ भी कर सकते हो, आपको एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और जो कमर्शियल कंपनीज हैं, वो दोनों ये काम करती हैं, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, तभी ये काम जो है अच्छे तरीके से हो सकता है। इसमें मैं आपको एक नाम बताती हूँ, IARI है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेड ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में है। वो बेसिकली एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या स्ट्रेटेजी या क्या स्टेप्स चलते हैं जब हम एक प्लांट की ब्रीडिंग करते हैं,
तो सबसे पहला स्टेप आता है इसमें कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है वैरायटी, कि सबसे पहले तो जब आप अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू करते हो तो आपको जेनेटिक वेरिएबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि आप कोई भी क्रॉप ले लो, जैसे आपने गेहूं ले लिया, चावल ले लिया, आपके पास उसके बहुत सारे पौधे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कितनी जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यानी कि उन सारे पौधों में क्या फ़र्क है। जीन लेवल पर अगर देखा जाए तो उनमें कितनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। तो हमें उन सारी डिफरेंट वाइल्ड वैरायटीज़ को सबसे पहले इकट्ठा करना है और उनको प्रिजर्व करके रखना है, संभाल के रखना है, और उसके बाद ही हम जो है देख सकेंगे कि हम उसमें से कौन सी जीन निकाल सकते हैं। मान लो आप चावल की कोई किस्म ग्रो करना चाहते हो, आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो चावल की वैरायटी ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमें नेचुरली मिल रही हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसमें कौन कौन सी जीन्स मौजूद हैं। तो जब आपके पास वो सारी वैरायटीज़ कलेक्ट हो जाएंगी, फिर आप उन वैरायटीज़ में से उनके जितने भी जीन्स हैं या उनके जितने भी एलील्स हैं, आप उन सबको कलेक्ट करोगे और उसको हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। सेकेंड नंबर पे आता है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। जब आपने जर्म प्लाज्म सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आप देखोगे कि आपने उस जर्म प्लाज्म को इवेल्युएट करना है, कि आपने ये देखना है कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वो सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो आपको चाहिए। और जो आपने प्लांट सिलेक्ट करोगे, फिर आप उसी प्लांट को मल्टीप्लाई करोगे। मीन्स सबसे पहले आपने उनका जर्म प्लाज्म कलेक्ट कर लिया, उनके जीन्स को कलेक्ट कर लिया, फिर आप उन जीन्स को चेक करोगे और उसमें जो सबसे अच्छी वाली जीन होगी उसी प्लांट को आप सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई कराओगे, या उसी को आप एज अ पेरेंट यूज करोगे हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। और जहाँ जरूरत होगी हम प्योर लाइन में मतलब होमोजाइगस प्लांट भी बना सकते हैं, हेट्रोजाइगस प्लांट भी बना सकते हैं। देन थर्ड स्टेप आता है, अब जो आपने पेरेंट सिलेक्ट किए हैं, आप उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे। ठीक है, तो अब हम दो अलग अलग प्लांट्स लेंगे। हम चाहते हैं कि आपने मान लो दो प्लांट सिलेक्ट कर लिए, सपोज कि आपने दो तरह की जो है आपने चावल के पौधे ले लिए। तो आपने ये देखा कि एक जो चावल का पौधा है उसकी यील्ड अच्छी है, उसके दाने बड़े बड़े आते हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और सपोज करो दूसरा चावल का पौधा ऐसा है जो थोड़े से कम पानी में भी ग्रो कर सकता है। तो आप उन दोनों पेरेंट्स को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप उनके बीच में क्रॉसिंग करवाओगे। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि सपोज एक पेरेंट ऐसा है जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है और दूसरा पेरेंट ऐसा है जो डिजीज रेजिस्टेंट है। तो अगर आप उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा दो, तो जो आपको हाइब्रिड प्लांट मिलेगा उसके अंदर हम ये मानकर चलेंगे कि वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा और उसमें प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होगा। मतलब जो क्वालिटीज़ आपको दो अलग अलग प्लांट्स में मिली थी, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा आप उन दोनों क्वालिटीज़ को अपने एक ही प्लांट में लेकर आ सकते हो। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस यानी कि मेहनत वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अपने जिस प्लांट को आपने सिलेक्ट किया है, आपको उससे पोलन ग्रेन लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद उस पोलन ग्रेन को आपको मैकेनिकली उठाकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे रखना पड़ेगा। मतलब कि वहाँ पर आप नेचुरल पॉलिनेशन नहीं करवा रहे हो, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। आपको उसको मैनुअली भी करवाना पड़ सकता है। और कई बार ऐसा भी नहीं है कि आप ये प्रोसेस करोगे और आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। कई बार ऐसा भी है कि जो हाइब्रिड बनेगा उसके अंदर वो सारे कैरेक्टर्स ना आए जो आप चाहते हो। अगर मान लो आप इस तरह से कम 100 या 1000 एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उसमें 1 या 8-10 में हो सकता है आपको अच्छा रिजल्ट मिले, बाकी में हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिला। और चौथे नंबर पे आपका जो स्टेप है वो है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। जब आपने बहुत सारे हाइब्रिड्स बनाए, फिर उन हाइब्रिड्स में से भी आपको उस हाइब्रिड को सिलेक्ट करना है जो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। इसके लिए ही मतलब अगर आप सही हाइब्रिड प्लांट चूज कर लेते हो तभी आपका जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल रहेगा। तो इसके लिए आपके पास जो प्लांट्स आएंगे वो बाकी दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर होंगे। फिर उसी प्लांट की आप बार बार सेल्फ पॉलिनेशन मतलब उसी के जैसे और प्लांट्स के साथ उसको पॉलिनेट करवाओगे ताकि आपको होमोजाइगोसिटी मिल जाए। मतलब कि जो करैक्टर आपने ढूंढा है ऐसा ना हो कि वो अगली बार खत्म हो जाए। उस करैक्टर को हर पीढ़ी में फिक्स करने के लिए आपको बार बार उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवानी पड़ेगी। देन फिफ्थ कम्स टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। अब एक बार जब आपका हाइब्रिड प्लांट बन गया, आपने उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर लिया, आपने उसकी
होमोजाइगस कॉपी मतलब बहुत सारी एक जैसी कॉपीज बना ली, फिर आप उसको टेस्ट करोगे, उसको रिलीज करोगे और कमर्शलाइज करोगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टिंग हियर? टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने जो जो फीचर्स समझकर उसका हाइब्रिड क्रिएट किया था, क्या वास्तव में वो कैरेक्टर्स उसके अंदर आए हैं, उस चीज़ को हमें चेक करना होगा। मतलब अगर आप चाहते थे कि वो डिजीज रेजिस्टेंट बने, उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा हो, तो आपको वो चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। इसको चेक करने के लिए क्या होगा, जिस भी जगह पर हम रिसर्च करते हैं, जो भी हमारा इंस्टीट्यूट है, उसी के साथ कुछ खेत या खाली जगह भी होती है, हम उसको वहाँ पे ग्रो करके देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि जितना भी हमें फर्टिलाइजर या बाकी पानी वगैरह जो उसको देना है, हम वो सारी चीज़ें उसको देंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमें उसमें वही रिजल्ट मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब हमने जो चीज़ हम नेचुरली करवाना चाहते हैं, पहले हम उसको आर्टिफिशियली एक रिसर्च वाली जगह पे करके देखेंगे। क्योंकि बेटा क्या होता है, जब आप कोई चीज़ नहीं बनाते हो तो आप उसको डायरेक्टली जाके मार्केट में बेच नहीं सकते। पहले आपको उसे चेक करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ, जो प्रोडक्ट मैंने बनाया वो वास्तव में ही अच्छा है, जो नेचुरल वैरायटी मौजूद है वो उनसे बेटर है, तभी कोई किसान या कोई कंपनी उसको खरीदेगी। तो इसलिए पहले उसको खुद टेस्ट करके उसको दिखाना जरूरी है। तो हम सारी नॉर्मल वही कंडीशन जो हम अपने खेतों में प्रोवाइड करते हैं, वही सारी कंडीशन दिखा के हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। और जब आपकी रिसर्च फील्ड में वो मटेरियल अच्छे से ग्रो कर जाएगा, फिर उसके बाद हम उसको जो वास्तविक खेत है, जो फार्मर की फील्ड है, उसमें ग्रो करेंगे कम से कम 3 सीजन तक। क्योंकि कई बार एक सीजन में उसका फर्क नहीं पता लगता, तो लगातार 3 सीजन तक हम उसको ग्रो करके देखेंगे। और जब वो 3 सीजन में आपको अच्छा रिजल्ट देगी, उसके बाद ही आप उसको मार्केट में जाकर किसी कंपनी को सेल कर सकते हो या गवर्नमेंट को कह सकते हो कि मैंने ये बीज बनाया है, आप इसको परचेज करो। तो इंडिया आपको पता है एक एग्रीकल्चर कंट्री है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। हमारी जो जीडीपी है वो भी मतलब 33% जो हमारे देश में पैसा आ रहा है, आमदनी आ रही है, वो एग्रीकल्चर की वजह से ही है। और 62% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको रोजगार भी इसी से मिला हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में दिक्कत की बात आती है वो यही आती है कि पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, लेकिन उस पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास इनफ फूड, प्रॉपर खाना अवेलेबल नहीं है, या अगर खाना अवेलेबल है तो उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं जो होने चाहिए। और लैंड हमारे पास फिक्स है, क्योंकि हम अपने देश की जो धरती है उसको तो बढ़ा नहीं सकते। तो जो हमारे पास एरिया अवेलेबल है, हमें उसी के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ मेथड्स ऐसे इनकलकेट करने पड़ेंगे कि उतने ही एरिया में हमें ज़्यादा पैदावार मिल पाए। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1960s में भी वीट और राइस की बहुत सारी वैरायटीज़ बनाई गई थी, जिसकी वजह से एकदम से ही फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा था, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। तो अब भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं अलग अलग क्रॉप्स की, जिनको हम जनरली इस मेथड से बना सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स दिखाई गई हैं। जो पहली पिक्चर है वो मेज़ की है, जिसको आप भुट्टा भी बोलते हो, कॉर्न भी बोलते हो। जो सेकंड पिक्चर है सोनालिका, दैट इज़ ऑफ ए वीट। और जो तीसरी है गार्डन पीस। ये सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिन्हें ब्रीडिंग के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें कुछ ना कुछ बेटर क्वालिटी है उनकी नेचुरल पेरेंट्स से। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो कि आपको वीट, राइस, शुगर केन और मिलेट्स, इनके बारे में कुछ बताया गया है कि कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं जो हमारे देश में बनाई गई हैं, कब बनाई गई, उससे क्या फ़र्क आया। तो इसमें जो जो भी वैरायटीज़ आ रही हैं उसके आपको नाम याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है बेटा इसमें वीट एंड राइस का। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 1960 से 2000 का जो पीरियड था, 40 साल का जो पीरियड था, उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसको आप हरित क्रांति भी बोलते हो। जो वीट का प्रोडक्शन था वो इन सालों में 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन तक बढ़ा दिया गया था। इसी तरह से जो राइस का प्रोडक्शन था वो 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन तक बढ़ गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि वीट और राइस की नेचुरल वैरायटीज़ की बजाय सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ ग्रो की गई। अब सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ का मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको ध्यान हो, जो मेंडल थे जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने 2 पौधे लिए थे, एक लंबा और एक बोना, यानी कि एक टॉल एक ड्वार्फ। तो यहाँ पर जो वैरायटी ली गई वो सेमी ड्वार्फ थी, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा लंबी ना ही बहुत ज़्यादा बोनी। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वैरायटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे हवा
या बारिश का फ्लो होता है तो वो गिर जाती हैं। और बहुत सारी छोटी वेराइटीज जो है उनका भी ये है कि वो ज़्यादा उठ नहीं पाती तो ज़्यादा यील्ड नहीं दे पाती। तो यहाँ पर हमने सेमी ड्वार्फ वेराइटीज क्रिएट करनी है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा लंबी या बहुत ही ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें एक नोबेल लॉरिएट मतलब एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन ई बोरलॉग, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको, वहाँ के मतलब वो साइंटिस्ट थे और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था क्योंकि उन्होंने सेमी ड्वार्फ व्हीट वैरायटी जो है क्रिएट की थी। उसके बाद 1963 में भी बहुत सारी वैरायटीज थी व्हीट की, जैसे कि सोनालिका, कल्याण सोना, जो हाई यील्डिंग भी थी, डिजीज रेजिस्टेंट भी थी, उनको इंडिया में भी क्रिएट किया गया। पहले जो सेमी ड्वार्फ वैरायटीज थी वो मैक्सिको में बनाई गई थी, लेकिन 63 में सोनालिका और कल्याण सोना ये कुछ ऐसी वैरायटीज थी जिन्हें भारत में ही बनाया गया था। इसके अलावा IR8 जनरली बेटा क्या होता है, जब हम किसी वैरायटी को किसी इंस्टीट्यूट में बनाते हैं तो उस वैरायटी का नाम हम उस इंस्टीट्यूट के नाम पर ही दे देते हैं। तो जैसे राइस की एक वैरायटी है IR8, इसको IR8 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI फिलीपींस ने उसको बनाया था, तो वहां से इसका नाम हो गया IR8। इसी तरह से ताइचुंग नेटिव 1 ये ताइवान में बनाई गई थी। तो ये भी कुछ ऐसी वैरायटीज थी जिनका इस्तेमाल करके हाइब्रिडाइज करके राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटीज क्रिएट की गई। इसके अलावा 1966 में भी इनको जो है इंडिया में भी लेके आए गए और इंडिया में जो है जया और रत्ना ये 2 वैरायटीज थी जो बनाई गई। तो आपको मेनली जो वैरायटीज भारत में बनी हैं उनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए। आपके नीट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हीट की जो वैरायटी इंडिया में बनाई गई थी दैट वाज सोनालिका एंड कल्याण सोना, और राइस की जो वैरायटीज बनाई गई थी दैट वर जया एंड रत्ना। देन कम्स द शुगर केन। शुगर केन जिसको आप गन्ना भी बोलते हो, सैक्रम बारबरी ये पौधा था जिससे शुगर केन जो मतलब सबसे अच्छा शुगर केन है जिसको यूज किया जाता था, और सबसे पहले ये नॉर्थ इंडिया में ही ग्रो किया जाता था। बट इस पौधे में क्या दिक्कत होती थी, इसके अंदर चीनी का कंटेंट कम होता था और इसकी यील्ड भी कम होती थी। और साउथ इंडिया में जो शुगर केन पाए जाते थे वो थे सैक्रम ऑफिशिनेरम, तो उसकी जो स्टेम होती थी वो मोटी होती थी, उनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा था। बट अगर उस वैरायटी को हम नॉर्थ इंडिया में ग्रो करते थे तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती थी। अब दोनों के अंदर जो है अच्छाई भी थी बुराई भी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सैक्रम बारबरी था उसकी शुगर कंटेंट कम थी और यील्ड भी कम थी, और जो सैक्रम ऑफिशिनेरम थी उसकी स्टेम मोटी थी, शुगर कंटेंट ज़्यादा था, बट वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो सकती थी। तो जब इन दोनों स्पीशीज की क्रॉसिंग करवाई गई तो जो नई शुगर केन की वैरायटी बनी उसमें उन दोनों के फीचर्स आ गए, मतलब उसकी यील्ड भी अच्छी थी, उसकी स्टेम भी मोटी थी, उसमें शुगर भी ज़्यादा थी, और उसको हम नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट में भी ग्रो कर सकते थे। तो हाइब्रिडाइजेशन का ये भी एक बेनिफिट है कि अगर कोई एक वैरायटी एक एरिया में ग्रो नहीं कर पा रही तो हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से आप उसको उस एरिया में भी ग्रो करवा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है मिलेट्स। मिलेट्स में आते हैं आपके मेज, ज्वार, बाजरा। इनको इंडिया में जनरली जो है डेवलप किया गया है और इनकी भी हाइब्रिड वैरायटीज बनाई गई हैं, और इस तरह की वैरायटी भी बनाई गई हैं जो वाटर स्ट्रेस को भी रेजिस्ट कर सकती हैं। यानी कि अगर किसी एरिया में पानी की कमी है तो वहाँ पर भी हम इन वैरायटीज को ईजिली ग्रो कर सकते हैं।